Good morning, ma'am. Hello. Hello. Good morning, students. Good morning, ma'am. आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण। वोकेशनल से आप सारे सबके सब समझते हैं कि क्या होता है वोकेशनल। व्यवसायीकरण यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण क्या होता है? व्यवसायीकरण किससे बना? ये व्यवसाय से। व्यवसाय क्या होता है? हमारा कोई भी काम धंधा। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें बेरोजगारी से निकाल कर हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी जो लाइफ है उसको सिक्योर करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, या हमारा मार्गदर्शन करती है, या फिर उसके लिए यूजफुल है। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि जो हमें हमारे जीवन यापन को सही तरीके से जीवन को चलाने के लिए। दूसरा क्या है कि हम आज के टाइम में देखो कि बहुत सारे लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी बेरोजगारी। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। तो वोकेशनलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोकेशनल ऑफ एजुकेशन? यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है बेटा? कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही एजुकेशन क्या होती है। अब इसका वोकेशनलाइजेशन यानी कि इसका व्यवसायीकरण क्या है? कैसे हम शिक्षा का व्यवसायीकरण कर सकते हैं? कौन कौन से हम इसके लिए सजेशन हमारे सभी कमीशन ने दिए हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, किस तरह की हमारी शिक्षा होनी चाहिए, और इसका व्यवसायीकरण कैसे हो सकता है। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो वो भारतीय माध्यमिक स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा की स्थिति क्या है? यानी कि वर्तमान में जो पोजीशन है वो क्या है हमारी? काम धंधे की तरफ, किसी व्यवसाय की तरफ, किसी रोजगार की तरफ ले जाए। यानी कि हमारी एजुकेशन यूजफुल होनी चाहिए, ना कि वो यूजलेस। हम खाम खा की डिग्रियां लेकर या फिर बहुत सारे कोर्सेज करके जब हम घर बैठते हैं और हमारे जीवन यापन के लिए कोई भी हमारे पास संसाधन नहीं होता, तो हमारे लिए वो एजुकेशन यूजलेस होगी। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें रोजगार प्रदान कर सके और उसके द्वारा हम अपनी आय अर्जित कर सके। तो सबसे पहले क्या था बेटे, पुराने टाइम से हम देखते हैं कि जैसे पहले हम हमारे यहाँ मुसलमान था, उसके बाद क्या था, जैसे अकबर के बाद तो अंग्रेजों के टाइम पे भी हमारी शिक्षा पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने 1931 में, सॉरी 1831 में लॉर्ड मैकाले ने एक जो कमीशन था वो पास किया, और उसमें ये माना कि भारतीयों के लिए एक सिंपल लिपिक समझते हो आप लोग, यानी क्लर्क, एक क्लर्क तैयार करना है। यानी कि उनको सिर्फ ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जो सिर्फ एक क्लर्क तक की उनका एक लेवल हो, उससे आगे वो ना बढ़ सके। तो हमारी एजुकेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे देश के गठन हुआ, उसके बाद जैसे महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के ऊपर फोकस किया, तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा एजुकेशन की ओर ध्यान दिया जाने लगा। क्योंकि ये फैक्ट है कि जब तक शिक्षा हमारी अच्छी नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का नारा दिया। बेसिक शिक्षा क्या? यानी कि आधार शिक्षा, हमारा बेस, हमारी एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जो हमारी आधारभूत शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर ले जाना। यानी कि महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि हमारी एजुकेशन ऐसी, जो बेसिक शिक्षा है वो सिर्फ बुक नॉलेज ना होकर
हमारी बुक का नॉलेज ना होकर हस्त की हैंड क्राफ्टिंग का कोई भी काम बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो उन्होंने बेसिक एजुकेशन में यही माना कि जैसे सिलाई है, बुनाई है, कताई है, या फिर इसके बाद जैसे कोई भी किसी भी तरह की जैसे सिलाई कढ़ाई के बाद जैसे कुछ भी बनाना है, लिफाफे बनाना है या कुछ भी हाथ से संबंधित काम। दूसरा क्या था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी उन्होंने माना कि हमारा एग्रीकल्चर भी होना चाहिए ताकि हम कृषि इनकम है वो अर्जित कर। तो उन्होंने कृषि पर भी फोकस किया। इसके बाद क्या था कि व्यवसायिक शिक्षा का, जैसे बेटा आप लोगों को पता ही चल गया कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यह है कि भविष्य में विद्यालय शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा में टेक्निकल एजुकेशन के संयोग से होना चाहिए। यानी कि जो एजुकेशन शुड बी जनरल एजुकेशन प्लस टेक्निकल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट या फॉर द चाइल्ड। यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, जो साधारण, जो सिंपल शिक्षा है हमारी, जो जनरल एजुकेशन हम देते हैं उसमें टेक्निकल एजुकेशन का भी प्रयोग होना चाहिए। यानी कि तकनीकी संसाधन माध्यम से बच्चों को आनी चाहिए। इसके तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके साथ ही हमारी वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रोविजन रखा। तो इस हमारा जो कोठारी कमीशन था जो 1964-66 में आया, तो उसका यही मानना था कि हमारी जनरल एजुकेशन प्लस टेक्निकल एजुकेशन प्लस वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि हमारी शिक्षा क्या थी, सामान्य शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और उसके साथ साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। अब इसकी नीड क्यों हुई, यानी नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन, शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों हुई बेटा, क्या जरूरत है हमें शिक्षा के व्यवसायीकरण करने की, हमें वोकेशनल एजुकेशन देने की क्या जरूरत है बच्चों को। तो सबसे पहले क्या था कि इसके लिए जो मेन है वोकेशनलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा क्या है कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे होगा, हमारी जो शिक्षा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हम कमाए, यानी कि जो लर्निंग है, लर्निंग बाय अर्निंग, हम कमाते हुए सीखें। ठीक है, इससे हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारे जो संसाधन हैं जिन उनकी पूर्ति होगी, और अगर हमारा विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास भी उसी से संभव है। तो बहुत सारी हमारे नेचर ने, प्रकृति में बहुत सारे एलिमेंट है, यानी कौशल जो विकास है वो भी हम कर सकते हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा में कुशल, अगर एक स्किल, अगर किसी बच्चे को, मान लो किसी बच्चे को कढ़ाई ही आती है, तो उस कढ़ाई के माध्यम से हम अपनी एक छोटी सी जो है एक कमेटी बना सकते हैं, सारे मेंबर उसमें हम जोड़ सकते हैं, और इसके माध्यम से हम एक छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिसको बोला जाता है, स्मॉल इंडस्ट्री है, वो स्थापित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा आर्थिक विकास, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो तो होगा ही होगा, के साथ साथ बहुत सारे को रोजगार भी मिलेगा। 1% ये काम स्टार्ट की है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने स्टार्टअप जो योजना लागू की है बेटा, वो इसी पर आधारित है कि यानी कि सबको व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लोगों को क्या दिया, लोन दिया जाता है छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए लोन दिया जाता है, ताकि जो रोजगार है वो ज्यादा से ज्यादा फैले, बेरोजगारी की जो समस्या है उससे निजात पाए। इसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारा, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वही पॉइंट आ गया हमारा, यानी टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना। आजकल देखते हैं तब बहुत सारे बच्चे 10वीं या 12वीं करके बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी
तो वोकेशनल जो एजुकेशन है इसके द्वारा, जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है कि द ट्रू एजुकेशन ought टू बी फॉर द स्टूडेंट ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस है, यानी कि एक तरह का बीमा है, किसके खिलाफ? अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। यानी कि महात्मा गांधी जी का मानना है कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए हमारा? ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के खिलाफ एक तरह का बीमा हमारी शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चों को रोजगार प्राप्त हो सके। अब थर्ड पॉइंट है अपना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की योग्यताओं, रुचियों और गुणों को प्रशस्त करना, उनका विकास करना। तो व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं कि विद्यार्थियों को अपनी अपनी पसंद के सब्जेक्ट वो लेते हैं जो उसका इंटरेस्ट हो। जैसे अभी क्या है कि 12th में जब बच्चा आता है, 11th में बच्चा आता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट लेता है, चाहे वो आर्ट्स की साइंस है या फिर साइंस है या फिर कॉमर्स है, या फिर कोई भी बच्चा जैसे टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई बीटेक करना चाहता है 12th के बाद, कोई डिग्री कोर्स करना चाहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मान लो किसी का कॉमर्स में अकाउंट में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा उस साइड में, उस जो पार्ट है उसी की तरफ वो जाता है। तो इसलिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोई बच्चा मेडिकल की साइड में जाता है, कोई बीटेक करता है, कोई बीबीए, बीसीए या फिर कोई बीएड या एमएड करते हैं। तो वो उन आप लोगों को, जैसे अभी क्या है फिर आप लोगों को सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो बेटा आप लोगों को 4 महीने का आपका एक ट्रेनिंग कोर्स होगा, यानी कि आपका टीचिंग प्रैक्टिस होती है। तो ये क्या है, ये ट्रेनिंग कोर्स क्या है कि इसके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। आप लोगों को हाउ टू टीच की प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी किस तरह से आप पढ़ाओगे, आपकी फाइलें बनेगी, आप बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाओगे। तो इस तरह से एक ट्रेन टीचर आप तैयार हो जाओगे। तो ये क्या कहलाता है हमारा कि आपकी जो एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि इससे हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि व्यवसायीकरण के द्वारा हमारी बहुत सारी जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इससे हमें आत्म संतुष्टि का भी अनुभव होता है। फिर हमारा इंटेलेक्चुअल और मोरल डेवलपमेंट, बेटा जब हमारे पास पैसा है, हमारी हर इच्छा पूरी होती है, तो हमारा ध्यान भी, कभी भी भूखा आदमी भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मेन जो पर्पस है वो हमारा इनकम होता है। तो जब तक हमारे पास आय के संसाधन नहीं है हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आज के टाइम में देखो कि बेरोजगार लोग ही बहुत सारे, जो जितने भी क्राइम होते हैं ऑलमोस्ट उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे चोरी करना, डकैती डालना या फिर किसी का मर्डर कर देना पैसे के लालच में, तो क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं होता, खाली वो बच्चे घूमते हैं और इस तरह की वो दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इससे हमारा, अगर जब हमारे पास तरह की बातों से उनको फुर्सत नहीं होगी और उनकी इनकम भी होगी, और इससे हमारा जो इंटेलेक्चुअल है और जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है वो भी होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी कौन कौन से उद्देश्य हैं हमारी शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए। सबसे पहले है हमारा आर्थिक रूप से सहसंगत टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो इकोनॉमिकली टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी शिक्षा को अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाना, टेक्निकल नॉलेज देना, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना। ये नहीं कि ट्रेडिशनल जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चे को कराएंगे तो आज के जो मॉडर्न टाइम है उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारा, चाहे आज आप ही देखो कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसके माध्यम से ही बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है उनका यूज कम से कम होना चाहिए और हमें
आर्थिक सुधार के लिए स्किल एजुकेशन यानी कि कौशल विकास जो योजना है उनको लागू करना चाहिए। इसके बाद है अर्निंग बाय लर्निंग, कमाते हुए सीखना। अर्निंग बाय लर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि कमाते हुए सीखना। मान लो किसी भी व्यवसाय में, जैसे अब जब बच्चा बीटेक करता है तो उसमें मेरे ख्याल से जो लास्ट वाला जो ईयर है बेटा उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद कुछ उन बच्चों को पैसा भी दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें हम अर्निंग बाय लर्निंग यानी कि कमाते हुए हम सीख सकते हैं। कोई भी स्किल है, कोई भी व्यवसाय हम करते हैं तो उसमें हमारी इनकम भी होती है और उसके द्वारा हमें सीखने को भी बहुत अधिक मिलता है। इसके बाद है रोजगार, मुख्य रूप से रोजगार के अवसरों को प्रदान करना यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितना हम, जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लो कोई भी सिलाई सेंटर जैसे गांव में या ग्राम पंचायत है या नगर पालिका के द्वारा जो भी खोले जाते हैं, तो उसमें क्या है कि सिलाई सीखी जाती है। जब 10-12 लेडीज मिलके एक छोटा सा अपना एक कोई भी खोलते हैं या कोई भी स्थानीय केंद्र है उसमें जाकर ये करते हैं, तो उनका क्या है कि आर्थिक रूप से उनका विकास होता है, उनका स्किल यानी कि वो कमाते भी हैं और उनकी जो परफेक्शन है वो भी इसमें आता है, ज्यादा से ज्यादा उनको सीखने को भी मिलता है। इसके बाद है हमारा सामाजिक क्रियाकलाप सीखना यानी कि सोशल एक्टिविटी, लर्निंग ऑफ सोशल एक्टिविटी। ये भी क्या है कि जो जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक जो अंतः क्रिया है, जैसे क्या है कि एक फर्म यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो इन सबका इंटरडिपेंडेंट है। मान लो जैसे कपड़े कपड़े वाला है, सिलाई से, जैसे परचून की दुकान है, वो किसी भी होटल ढाबे से, यानी कि वो चीजें हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। हम दुकान से सामान लाते हैं, दर्जी से सिलाई करवाते हैं, तो ये उनका उसके सहारे काम चलता है और उनका उनके सहारे, यानी कि हम इस सोसाइटी में, इस समाज में अब क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और इससे हमारे रोजगार को, हमारे व्यवसाय को तरक्की उसकी होती है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन यानी कि टेक्निक प्रोवाइड ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन रूरल एरिया, यानी जितना भी हमारा रूरल एरिया है, जितना भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां भी तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। जैसे दूर दराज के एरिया है या पहाड़ी एरिया है या जहाँ पे जो ट्राइबल एरिया है, रूरल जो एरिया है, उन जो क्षेत्र हैं वहां पे टेक्निकल एजुकेशन अधिक से अधिक उस पर फोकस करना चाहिए और दूसरा क्या कि वोकेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। इसके बाद क्या है कि माध्यमिक, अब सजेशन ऑफ डिफरेंट कमीशन, यानी बहुत सारे जो कमीशन थे उन्होंने क्या क्या सजेशन दिए। सबसे पहले है माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952 और 53 में, उसने क्या क्या सजेशन दिए। सबसे पहले क्या था बेटा कि मल्टीपल मल्टीपर्पज स्कूल, माध्यमिक शिक्षा आयोग का सबसे पहला सुझाव क्या था, सबसे पहले था कि मल्टीपल पर्पज स्कूल, यानी कि विभिन्न जो डाइवर्सिफाइड जो है सिलेबस है वो लागू किया जाना चाहिए, वो करिकुलम लागू करना चाहिए। उसके बाद मल्टीपर्पज स्कूल भी खोलने चाहिए कि स्कूल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दे सके, उनको स्पोर्ट्स की एजुकेशन दे सके, उनको म्यूजिक है, डांस है, या फिर उनके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा प्रोविजन ऑफ क्राफ्ट एंड डाइवर्सिफाइड करिकुलम, यानी कि क्राफ्ट, शिल्प एवं विविध कोर्सों की व्यवस्था। यानी कि जो मैंने अभी बताया कि शिल्प से रिलेटेड, चाहे हमारा कढ़ाई है, बुनाई है, सिलाई है, या फिर हाथ से हस्त शिल्प कला से कुछ बनाना है, उसके साथ साथ ही हमारा जो डाइवर्सिफाइड जो करिकुलम है, जैसे उसमें हमारा एग्रीकल्चर भी है, कॉमर्स भी है, टेक्निकल एजुकेशन भी है, तो इस तरह के करिकुलम भी लागू किए जाने चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन का जैसे मैंने अभी समझाया था कि टेक्निकल एजुकेशन का यूज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।
इसके बाद है माध्यमिक स्तर पर खेती बाड़ी, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन एट द स्कूल ऑफ सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को खेती बाड़ी के विषय में भी बताया जाना चाहिए। इस तरह का हमारा करिकुलम होना चाहिए कि उन्होंने आधुनिक विज्ञान के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आज के टाइम की जो साइंस है, एग्रीकल्चर के मामले में जो भी खाद है, बीज है, जो भी मशीनरी यूज होती है, उसकी शिक्षा वो दे सके। इसके बाद है ट्रेनिंग, प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनिंग है उसका प्रोविजन भी होना चाहिए। बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वो करके सीखे, यानी कि करके, वही लर्निंग बाय डूइंग, की वो करते हुए उस चीज को सीखे। इस तरह का उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद है अखिल भारतीय टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन कमेटी, अखिल भारतीय जो कमेटी थी तकनीकी शिक्षा है, उसका भी ये मानना था कि शिक्षा परिषद के द्वारा विभिन्न संस्थाओं में कोर्सों का ज्यादा से ज्यादा कोर्स लागू किए जाने टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित, यानी कि हमारा जो अखिल भारतीय जो कमेटी थी तकनीक की जो शिक्षा थी, उसका भी यही मानना था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन, हैंड एंड क्राफ्ट की एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए। तो ये तो थी सिफारिश हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग की। इसके बाद है बेटा कोठारी कमीशन की, रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन की क्या सिफारिश थी। तो कोठारी कमीशन का ये मानना था कि सबसे पहले क्या था कि फैसिलिटी एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज, यानी कि निम्न माध्यमिक स्तर पर सुविधाएं। तो ये निम्न माध्यमिक स्तर कौन सा था हमारा, सेकेंडरी लेवल, जैसे हमारा 10th तक 9th-10th होता है, तो निम्न लेवल, निम्न कौन सा हुआ हमारा 7th या 8th क्लास। तो कोठारी कमीशन का ये मानना था कि 7th और 8th क्लास में ही बच्चों को एग्रीकल्चर से टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के विषय में बता दिया जाना चाहिए। इस तरह के हमारा करिकुलम होना चाहिए कि बच्चों को उसके विषय में ज्ञान दिया जाए। इसके बाद था कि पार्ट टाइम जॉब, बच्चों को कोठारी कमीशन का ये भी मानना था कि कुछ घंटे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब भी दी जानी चाहिए, कि उनको जैसे कोई भी काम सिखाया जाता है और वो कुछ टाइम के लिए उस काम के माध्यम से ही कुछ अर्निंग कर सके। दूसरा क्या था कि औद्योगिक प्रशिक्षण, यानी 14 वर्ष से जो एज है वो कर देनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री में बच्चों के लिए, जैसा कि अभी नहीं है। इसके बाद था उनका एट द हायर सेकेंडरी, ये क्या था, लेवल ऑफ लोअर सेकेंडरी, अब है हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के यानी उच्चतर माध्यमिक स्तर। तो इस पर कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, सबसे पहले क्या है बेटा, पॉलिटेक्निक की स्थापना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निकल या कला कौशल केंद्रों का निर्माण होना चाहिए, उनकी स्थापना होनी चाहिए, बच्चों को पॉलिटेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके बाद क्या मानना था उनका कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, यानी वही डाइवर्सिफाइड जो करिकुलम है वो लागू किया जाना चाहिए। बच्चों को पॉलिटेक्निक में चाहे वो किसी भी ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड है या आयरमैन से रिलेटेड है, प्लम्बर है, बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेज हैं जो बच्चों को डाइवर्सिफाइड जो कोर्सेज है करिकुलम है वो लागू करना चाहिए। अब इसके बाद एम क्या था इसका कोठारी कमीशन का, कोठारी कमीशन का यही मानना था कि जितने भी माध्यमिक स्तर पर कम से कम 20% से 50% तक बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए, यानी कि माध्यमिक स्तर से 20% से 50% तक कम से कम बच्चों का जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा है उसमें एनरोलमेंट होना चाहिए। अब 1986 की जो व्यावसायिक शिक्षा में होगा, उनका ये मानना था कोठारी कमीशन का कि जो नई जो पॉलिसी हमारी 1986 वाली जो एनपी 86 लागू हुई, उसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा 50% तक और कम से कम 20% तक बच्चों का एनरोलमेंट होना बहुत जरूरी है इन वोकेशनल एजुकेशन में। इसके बाद क्या था कि ग्रांट, यानी कि कोठारी कमीशन का ये भी मानना था कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी लेवल पर हमें ज्यादा से ज्यादा अनुदान भी प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि
कोई भी जब हम किसी भी तरह का कोई रोजगार स्थापित करते हैं, कोई इससे संबंधित कोई सेंटर जब हम लाते हैं, तो उसके लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है। और वो फंड क्या है कि स्टेट लेवल पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे और सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह के जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, जितने भी पॉलिटेक्निकल खोले गए हैं, जितनी भी ITI वगैरह खोली गई है, उन सब में हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड का प्रोविजन भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास फंड नहीं होगा, हम कोई भी व्यवसायिक जो स्थापना केंद्र है, व्यवसायिक जो संस्थान है, वो नहीं खोल सकते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे हमारे जो संस्थान की जो भी गठन है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह का होना चाहिए कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दे सके। तो इस तरह से कोठारी कमीशन का ये मानना था कि हमारा ग्रांट भी हमें मिलना चाहिए, हायर लेवल पे भी हमें वोकेशनल एजुकेशन, लोअर लेवल पे भी। और दूसरा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आकर्षित करे, उनको इस तरह की ट्रेनिंग वो दे। इसके बाद था रिकमेंडेशन ऑफ NP 1986, यानी कि जो 1986 वाली जो पॉलिसी थी, उसके क्या सुझाव थे रिगार्डिंग ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, यानी व्यवसायीकरण शिक्षा पद्धति की 10+2+3, 10+2+3 हमारे यहाँ फॉर्मूला था, वो हमारी NP 86 ने इसको लागू किया था। तो बेटा इसकी क्या रिकमेंडेशन थी? उनका ये मानना था कि 10 वर्ष की जो एजुकेशन है, वो हमारी सिर्फ एक बेसिक शिक्षा है। इसके साथ साथ 10+2 की शिक्षा का प्रोविजन भी होना चाहिए। और इस योजना के तहत व्यवसायिक, औद्योगिक और एकेडमिक, इन तीनों को इसमें लागू करना चाहिए। यानी जनरल जो एजुकेशन है वो भी होनी चाहिए, जो कोर करिकुलम है वो हमारा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल जो कोर्सेज है उनको लागू किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में जब हमारा कोठारी कमीशन जब गठित हुआ और 1966 में उसको लागू किया, तो इसके बाद उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1970 में ये रिपोर्ट तैयार की। तो इसमें ये मानना था कि कम से कम 20 जिलों में इसको एक एक अभियान के रूप में इसको चलाया जाना चाहिए। यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, वो एक कम से कम जो फर्स्ट जो इसका पार्ट था, उसमें कम से कम 20 जिलों में इस अभियान को चला जाना चाहिए। अब माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की यही सबसे बड़ी सफलता थी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन टीचर, यानी कि ट्रेंड जो स्टूडेंट थे, ट्रेन जो टीचर थे, प्रशिक्षित प्रशिक्षु जो थे, उनके माध्यम से ये अभियान चलाया जाना चाहिए। तो इसके बाद क्या था कि औद्योगिक केंद्रों से 10+2 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा जब महाविद्यालय यानी कॉलेज में जाता है, तो उसको कॉलेजों में उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो एम है, उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन दिया जाना चाहिए। तो भारतीय शिक्षा आयोग जो था, जो हमारा कोठारी कमीशन था, उसके बाद जब 1986 वाली जो पॉलिसी आई, यानी 10+2+3 का जो फॉर्मूला आया, उसके अकॉर्डिंग इस कमेटी ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए? सबसे पहले फर्स्ट हमारा ब्रिंगिंग द अनफॉर्मली एजुकेशन लेवल, यानी जो एक रूपता लाना है, यानी यूनिटी लाना है, एक तरह से एकता किसमें लानी है? उस शैक्षिक स्तर में एक तरह का होना चाहिए। यानी कि जो हमारा एजुकेशन का लेवल है, वो चाहे प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, या हमारे हायर एजुकेशन है, तो वो लेवल हमारा एक सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रूप होना चाहिए। यानी कि उनमें डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड वो नहीं होने चाहिए, एक तरह के, यानी कि इक्वलिटी उसमें होनी चाहिए, एक रूपता उसमें होनी चाहिए। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि हमें ऐसी शिक्षा वो प्रदान करे, चाहे हम देश के किसी भी कोने में हैं, कहीं पर भी है, हम अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लो अगर हम केरला में हैं और अगर हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं, तो हमारी शिक्षा ये नहीं कि सिर्फ वहीं के लिए हम वहीं के नागरिक और वहीं पे व्यवसाय स्थापित कर सके, बल्कि हम किसी भी, जैसे नॉर्थ जो इंडिया है, वहां पर आकर भी हम अपना व्यवसाय स्थापित कर सके। तो हमारी जो एजुकेशन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था कि इसमें इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है, इसमें
एकता का होना या समरूपता का होना, बहुत सिमिलरिटी इसमें जरूर होनी चाहिए। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, यानी कि इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी क्या है कि बौद्धिक परिपक्वता, यानी कि बच्चों का लेवल जो हमारा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा डेवलप होना चाहिए। इसके बाद जब हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर जो हमारा आता है, तो उस स्तर पर आकर हमारी जो बौद्धिक जो मैच्योरिटी है वो परिपूर्ण हो जाती है। तो बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग कोर्सेज प्रदान किए जाने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको दाखिला दिया जाना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी अध्यापक शिक्षण के स्तर में सुधार। तो हमारा जो करिकुलम है वो इस तरह का होना चाहिए, या इस तरह की एजुकेशन हमें दी जानी चाहिए कि जो टीचर का जो स्टेटस है, यानी कि जो अध्यापक का जो स्तर है उसमें भी सुधार किया जाएगा, यानी कि टीचर को उनके जो उनकी आय है या उनके जो भत्ते हैं या उनको जो फैसिलिटीज है वो इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि टीचर भी अपने जो इस अभियान में आगे से आगे बढ़ चढ़कर वो भाग ले सके। इसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इमोशनल इंटीग्रेशन का भी इसमें भावात्मक एकरूपता का होना भी बहुत जरूरी है। आर्थिक फिर है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी हमारा होना चाहिए, यानी कि हमारी व्यवसायिक शिक्षा इस तरह के व्यवसाय हमें प्रदान करे, इस तरह के काम धंधे हमें प्रदान करे ताकि हमारा व्यवसायिक विकास है, यानी कि जो हमारा आर्थिक विकास है, जो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो भी हमारा हो सके। इसके बाद है हमारा व्यवसायिक प्रवृत्ति को आधार देना, प्रोवाइड ए बेस ऑफ ट्रेड एंड वोकेशनल, यानी कि जो हमारा व्यापार है, जो हमारा ट्रेड है, उसको एक बेस यानी एक आधार प्रदान किया जाना चाहिए। उस आधार के लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें स्कूलों में प्राइमरी लेवल से लेकर हमारा जो हमारा लेवल सेकेंडरी लेवल है उस पर जाकर हमें बच्चों को वोकेशनलाइजेशन के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे क्या करें कि अपने जो रुचियों के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट चुन चुन सके और आगे जाकर वो अपना उससे संबंधित व्यवसाय भी खोल सके। इसके बाद था हमारा उच्च शिक्षा की विशेष व्यक्तियों को निश्चित करना, यानी कि हायर एजुकेशन फॉर द सिलेक्टेड पर्सन, सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्टेड पर्सन एट द हायर एजुकेशन, यानी कि जो हमारे प्रशिक्षक हैं, जो हमारे ट्रेन टीचर हैं, वो इस तरह के होने चाहिए जो बच्चों को अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग प्रदान कर सके। उनको वो खुद ही डिग्री जो जिस व्यवसाय में वो गए हैं वो उसमें वो निपुण होने चाहिए, उनमें वो स्किल टीचर होने चाहिए ताकि बच्चों को उसी स्किल से रिलेटेड वो एजुकेशन दे सके। इसके बाद है हमारा कार्य अनुभव को विशेष महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के जो सब्जेक्ट है वो लागू करने चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो लागू किए जाने चाहिए। बच्चों को हैंड स्किल्स से संबंधित आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्रामा है, म्यूजिक है या ड्राइंग है, पेंटिंग है, इस तरह के कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसके बाद था हमारा न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारा एजुकेशन का जो इवेल्युएशन सिस्टम है, यानी मूल्यांकन की नई प्रणाली, हमारा जो मूल्यांकन का जो स्तर है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। बच्चों को उनके ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उनकी पेंटिंग के अकॉर्डिंग, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को पास या फेल ना करके बल्कि उनको कोई ना कोई ग्रेड दिया जाना चाहिए। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग का मानना था। इसके बाद था हमारा इंटरनल असेसमेंट, यानी कि बच्चों का इंटरनल असेसमेंट भी होना चाहिए। एक्सटर्नल जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो हमारा इवेल्युएशन होता है, जो हमारा एक्सटर्नल जो इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, उसके साथ साथ हमारा इंटरनल असेसमेंट भी होना चाहिए। बच्चों की क्राफ्ट जैसे ड्राइंग कंपटीशन है या फिर हमारा
म्यूजिक कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, कोई भी क्राफ्ट से संबंधित कंपटीशन है वो भी रखने चाहिए। और उसी के आधार पर बच्चों का जो इंटरनल जो असेसमेंट है, जो आंतरिक मूल्यांकन है, वो भी किया जाना चाहिए। इसके बाद नो पास नो फेल, यानी कि ना बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण प्रणाली को अलविदा, यानी कि इस तरह का सिस्टम किया जाना चाहिए कि बच्चे को ना पास और ना फेल, यानी कि जो भी स्किल आए उस स्किल में बच्चे को इस तरह से ग्रेड दिया जाना चाहिए कि बच्चा आगे जो भी परफॉर्मेंस वो करता है उसके आधार पर वो लर्निंग बाय अर्निंग के माध्यम से सीखते हुए वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। इसके बाद क्या है कि निरंतर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, निरंतर मूल्यांकन, यानी सीसी जो पैटर्न है, कंटिन्यूस कंपल्सरी एजुकेशन जो इवेल्युएशन सिस्टम है, उसमें क्या है कि बच्चे का ये नहीं कि आप 6 महीने के बाद उसका इवेल्युएशन कर रहे हो या 1 साल के बाद उसकी परीक्षाएं लेते हैं। उसका जो कंटिन्यूस जो प्रोसेस है, जो निरंतर जो मूल्यांकन है वो भी होना चाहिए। चाहे वो हमारा जैसे डेली टेस्ट हुआ या वीकली अगर हम टेस्ट लेते हैं या फिर हम मंथली टेस्ट लेते हैं, आफ्टर 6 मंथ लेते हैं, तो इस तरह से बच्चे का इवेल्युएशन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, निरंतर, यानी कंटिन्यूस जो इवेल्युएशन है बच्चे का वो होना चाहिए, ताकि उसकी जो गलतियां हैं या उसकी जो कमियां हैं उसके विषय में हम जान सके और उन कमियों को हम उसके माध्यम से, यानी कि बच्चे बच्चे को उन्हीं के माध्यम से हम वो क्लासेस, स्पेशल जो क्लासेस है वो प्रोवाइड की जाए और उसी के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाना, यानी कि उनकी कमियों को देखकर उनकी कमियों में सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद है स्ट्रेस ऑफ क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक पर दबाव, यानी कि जो हमारा जो सिर्फ हमारी एकेडमिक एजुकेशन है उसका जो दबाव बच्चों के ऊपर पड़ा हुआ है उसको दूर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग के साथ कोठारी कमीशन और हमारा एनपी 1986 के सजेशन। अब बेटा इसमें कौन सी बाधाएं हैं इसको लागू करने में, क्या क्या इसमें बैरियर है, वो है सबसे पहले बेटे लैक ऑफ गाइडेंस, यानी गाइडेंस की कमी है, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। सेकंड है हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी आर्थिक जो समस्या है, हमारे पास इतना धन इतना पैसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए रोजगार की जो संस्थान है वो खोले जा सके, ये भी एक बैरियर है, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, एक समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट के की एक समस्या हमारे सामने है। इसके बाद क्या है डिफिकल्ट रिक्वायर्ड करिकुलम, यानी अनिवार्य पाठ्यक्रम की कठिनाई, जो हमारा करिकुलम है वो भी हमारा वोकेशनल एजुकेशन के तहत इसके अकॉर्डिंग उचित नहीं है, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद लैक ऑफ ट्रेन टीचर, यानी कि जो प्रशिक्षक हैं वो भी जो प्रशिक्षु है वो प्रशिक्षण उनको नहीं होता है, यानी टीचर जो है वो अच्छे से ट्रेन टीचर हमें नहीं मिल पाते हैं और इसके कारण भी हमारा वोकेशनल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, तो प्रशिक्षकों की भी कमी है। इसके बाद है हमारा डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन, यानी कोऑपरेट, एक व्यक्ति या एक संस्थान दूसरे संस्थान को कोऑपरेट भी नहीं करना चाहता ताकि वो आगे बढ़ सके। इसके बाद वोकेशनल डिफिकल्टीज है, व्यवसाय से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हमारी होती हैं कि बच्चा किसी भी व्यवसाय में, मान लो कोई किसी भी जैसे कोई करिकुलम बच्चा लेता है कोई भी कोर, चाहे वो आर्ट्स है या साइंस है, अगर आगे चलकर उस बच्चे को, ये हमारा ये रूल है कि मान लो फर्स्ट ईयर में बच्चा जाके कॉमर्स ले लेता है तो वो उसको चेंज नहीं कर पाता, 3 साल तक उसको वही कोर्स करना पड़ता है। इसी प्रकार 11th में जब हम एक बार चूज कर लेते हैं और मान लो 12th में हम चेंज करना चाहे तो वो नहीं चेंज कर सकते, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है वोकेशनल से संबंधित। इसके बाद कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम है वो भी आती है, यानी कि प्रबंधन से संबंधित समस्याएं हमारे पास है। तो ये था हमारा वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं और इसके व्यवसायीकरण के लिए विभिन्न आयोगों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं,
फिर बेटा इसको लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने तैयार करना है। अब किसी भी